सबसे पहले आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और अब एक सवाल यही है कि आज आप 75वें साल में प्रवेश कर रहे हैं, क्या अब इरादा है? हमारे भारत में जो आश्रम की परंपरा है उसमें 75 साल के बाद वानप्रस्थ आश्रम आता है। तो क्या इरादा है? कुछ नया सीरीज लिखना है? क्या नया सोचा है आपने? जीवन के ये मकाम ऐसे होते हैं 50 साल 75 साल, जब आदमी अपने जीवन को फिर से सोचता है, अपने लेखन के बारे में फिर से सोचता है। अब तो ये ख्वाहिश है कि जो कर लिया है वही आगे चलता रहे, इतना ही बहुत है। कुछ नया सूझेगा तो ऊपर वाला सुझाएगा, जो भी सूझेगा उसके मुताबिक करेंगे। कोई नई सीरीज तो नहीं शुरू करने जा रहे हैं? नहीं तो नहीं, इन्हीं में से कोई पिक करेंगे जिनको एस्टेब्लिश किया है। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में कई बार आया आपको लेके। आपने जब पहली कहानी लिखी थी 57 साल पुराना आदमी, 1959 में प्रकाशित हुई थी मनोहर कहानियां में। मनोहर कहानियां उस समय साहित्यिक पत्रिका मानी जाती थी ना। अच्छी कहानियां, कैसी कहानी थी? मच लेटर, बहुत बाद में ऐसा उसका कोई रूप बना था। बिल्कुल टेल एंड पे जब वो बंद करने के कगार पे पहुंच गई थी। शुरू में मिस्ट्री स्टोरी छपती थी, 6-7 स्टोरी। वो कैसी कहानी थी? वो भी मिस्ट्री स्टोरी थी? हाँ, उसका एक फॉर्मेट था, 6-7 स्टोरीज और एक नॉवल, पूरा नॉवल मैगजीन में। तो वो आपकी कहानी थी? हाँ, वो पहली थी। बस उससे ब्रेक वाली बात थी। बहुत लोगों ने उस बात से कोई मेरी आइडेंटिटी बननी शुरू हुई उससे 4 साल। तो लेखन की तरफ आए कैसे? उस समय तो देखिए गंभीर साहित्य का एक जमाना था, प्रेमचंद को आदर्श मानते थे लोग, नई कहानियां चल रही थी, कमलेश्वर, मोहन राकेश जैसे कहानीकार थे। ऐसी बात नहीं है। पॉपुलर लिटरेचर की तब भी बहुत पूछ थी, उल्टा तब ज्यादा। किसने आपको प्रभावित किया? हाँ, उस वजह से पूछते। प्रभावित 2 बातों ने किया। एक तो मैं पढ़ता बहुत था। जब जो पढ़े तो उसका ओवरफ्लो होता है, तो कई बार सारे तो नहीं बन सकते, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे को ओवरफ्लो ने राइटर बनाया। दूसरा, मैं अपनी टाइप के कुछ राइटरों की सोबत में था। जैसे तो ओम प्रकाश शर्मा जी ने तब लिखना शुरू कर दिया था। काफी, उनके 50 नॉवल छप चुके थे जब मेरे से मुलाकात हुई थी। वेद प्रकाश काम्बोज थे, तो दे वर ऑलरेडी राइटर्स। वेद प्रकाश काम्बोज भी आपसे सीनियर थे? हाँ, वो किनको अब अपना आदर्श मानते, आदर्श या कहें किनका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा? मैं आपकी भाषा देखता हूँ तो इतनी अच्छी उर्दू वाली हिंदी होती है, उर्दू निष्ठ हिंदी होती है, उर्दू ही होती है। इब्ने सफी का प्रभाव तो नहीं है? मैंने वो इस लैंग्वेज को एक्सेप्टेबल मैंने ही बनाया। मैंने इस लैंग्वेज को एक्सेप्टेबल बनाया। 4 भाषाओं की खिचड़ी जो है उसका आदि लोगों को मैंने बनाया है कि बोलचाल की जुबान लगे, कि एक कन्वर्सेशन में जो लफ्ज जिसके जहन में आए वो उसको बोले, दिमाग पे जोर ना दे कि मैंने हिंदी पे प्रेशर करना है। जब मैं पंजाबी हूँ तो मैंने पंजाबी ही बोलनी है। ये मेरी अपनी कोई गॉड गिवन गिफ्ट है मेरे को, जो शुरू में मेरे काम आ गया। अब मैं उसको मेंटेन कर। जुबान भी तो लेकिन पाठक जी बदलती रहती है, कैसे आप लोगों की जुबान को कैसे वो फिर जैसा कैरेक्टर हो। अब बॉम्बे के नावल अभी मैं आपका कोलाबा कॉन्स्पिरेसी पढ़ रहा था, भैया हिंदी है पूरी की पूरी, जैसे मराठी जैसे डायलेक्ट भी वही। आपको क्या लगता है सारे पाठक जिस तरह की भाषा भी शुरू में तंग थे, अब तो आदी हो गए। अब आपकी भाषा की आदत पड़ गई है। हाँ, आदत पड़ गई है। अब पहले वो ये भी शिकायत करते थे भाई समझ में नहीं आ रही। अब कोई नहीं कहता कि भाई समझ में नहीं आ रही। कैसे पकड़ते हैं लोगों की भाषा को? भाई वैरायटी लाने के लिए। तो कहाँ से आपके पात्र आते? कहाँ? विमल, सुनील? देखो, पंजाबी तो मैं खुद हूँ, तो पंजाबी में जान के ठोकता हूँ नॉवल में। हिंदी में मैंने शिक्षा पाई, उर्दू में मेरी बेसिक एजुकेशन थी, अंग्रेजी तो पढ़े बिना आदमी को आदमी नहीं माना जाता। तो बाकी क्या रह गया? आपके बारे में मैंने पढ़ा है कि जो सच भी है कि आपने शुरू में अनुवाद बहुत सारे किए, ये गॉडफादर का अनुवाद किया, ये मैंने पढ़ा। ये 2 बातें गलत है इसमें। इस नावल में भी कुछ मिसकम्प्रिहेंशन पैदा करेगा। 2 बातें ठीक नहीं है कि एक तो ये कि मैंने शुरुआत ही अनुवाद से किया, ऐसा नहीं था। जब मैंने ये जेम्स हेडले चेज का ट्रांसलेशन किया था तब तक मैं 40 नॉवेल्स लिख चुका था। कितने नॉवेल्स? गॉडफादर का भी मैंने पढ़ा, गॉडफादर का भी किया, वो और भी बाद में किया था। गॉडफादर तो बाद का नॉवेल। गॉडफादर के ट्रांसलेशन तक तो मैं 100 लिख चुका था। देखो, दिस हैज ए कमर्शियल एस्पेक्ट, सब पैसे का मिल है।
अब वो कई बार इतना लुभावना प्रपोजल पब्लिशर का होता था, तो नौजवानी की बात थी, कार्य क्षमता ज्यादा थी, तो कोई कबूल कर लेने में उस वक्त कोई हर्ज नहीं दिखाई देता था। जब बहुत जुनून था तब भी 5, अब तो 2 लिखता हूं साल में, अब तो दो या बड़ी याद कभी हो जाए तो 3 है। बाकी सब्जेक्ट टू विम्स एंड फैंसी ऑफ द पब्लिशर। पहला उपन्यास 1963 में आया। 50 साल हो गए आपके पहले 50 उपन्यास। साल हो गए, ये अक्टूबर में 50 साल हो गए। पुराने गुनाह नए गुनाहगार, हाँ, इसके 50 साल पूरे हुए हैं। सुनील सीरीज का नॉवेल था ये। हाँ, सुनील सीरीज, ये सीरीज जासूसों की सीरीज, ये कहाँ से आइडिया आया आपको? मैंने 121 नावल सुनील सीरीज के लिखे हैं। सबसे जितने ज्यादा नावल आपने? मैंने टोटल लिखे हैं उसमें से आधे सुनील सीरीज के हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है, कोई छोटा मोटा रिकॉर्ड हो कि 121 नावल एक ही पिवोटल कैरेक्टर को लेके लिखे गए हो, मैं कभी इस बारे में देखिए, आप वैसे लेखकों में हैं जिसने सबसे ज्यादा सीरीज लिखे हैं हिंदी में। हाँ। मौलिक सीरीज। कहाँ से ये सीरीज लिखने का आइडिया कहाँ से आया आपको? लिखते थे और लोग भी लिखते थे उस वक्त। ओम प्रकाश शर्मा लिखते थे, ओम प्रकाश शर्मा वेद प्रकाश काम्बोज लिखते थे, इब्ने सफी लिखते थे, और लोग इब्ने भी सफी से लिखते थे, और आइडिया लोग भी सीरियल कैरेक्टर पसंद किया जाता था उनमें। क्या है, मैं इस चीज को बार बार समझना चाहता हूँ। कभी मैं भी जब छोटा था, स्कूल में कॉलेज में पढ़ा करता था, तो मैं सोचता था एक दिन वेद प्रकाश शर्मा या सुरेंद्र मोहन पाठक जी जैसा उपन्यास लिख के इनके जैसा नाम कमाऊंगा। बाद में संगत थोड़ी बिगड़ गई, मैं गंभीर किस्म का साहित्य लिखने लगा। लेकिन ये कला आप में आई कहाँ से कि पाठकों को आप इस तरह से मोटिवेट कर दें कि वो आपके जैसा लिखने का सोचने लगे? अभी मुझे एक पाठक आपके मिले, शरद जी, उन्होंने कहा कि ई बुक सबसे ज्यादा लोग जो आशीषी उपन्यासकारों में आप ही हैं जिनके ई बुक्स उपलब्ध हैं हिंदी में। और वो आपके प्रशंसकों ने, वो उपन्यास उपलब्ध नहीं थे तो उन्होंने खुद से अपनी मेहनत से उनको टाइप कर करके ई बुक बनाया है। ये क्या है जादू आपका? मेहरबानी। समाज को आप इतना समझते कैसे हैं? देखो जी, मैं तो इतना टेक्निकली हाई फाई आदमी भी नहीं हूँ, मेरे को तो इसका ये प्रोसीजर भी नहीं मालूम था। टेक्निकली हाई फाई तो नहीं, लेकिन कहानी में की टेक्निक में बड़े हाई फाई है। 50 साल से ऊपर हो गए आपको लिखते हुए। अभी भी 300 से ऊपर का नॉवेल है। अभी भी बहुत जोश है, जुनून है, और भी करेंगे, थक नहीं गए। तो सुनील सीरीज के बारे में बताइए। दिल्ली के बारे में आपने जो उपन्यास लिखे वो कौन से थे? वो किसके बारे में? सुधीर का। हाँ, वो देखो, एक जब मोनोटनी पैदा होती दिखाई देना, रीडर शिकायत करने लगे कि मिलते जुलते नावल ही पढ़ रहे हैं, तो उस वक्त राइटर की इच्छा होती है कोई वैरायटी पैदा करने की। तो मैंने सुधीर जो कैरेक्टर था वो सुनील से एग्जैक्ट ऑपोजिट दिखाया। सुनील आदर्शवादी है, वो बदमाश है, खास दिल्ली का बंदा है। आपका बस एक पात्र ही आदर्शवादी हुआ है, सुनील चक्रवर्ती। उसमें कोई ये जासूस, उससे पहले मैं अभी भी अटकता हूँ कि पत्रकार को जासूस क्यों बने? पत्रकार, वैसे तो लेखक को ही कहा जाता है कि लेखक आत्मा का जासूस होता है। देखो ये, जब मैंने पत्रकार को हीरो बनाया था तो लोग मेरे को रिडिक्यूल करते थे, बेवकूफ ठहराते थे कि जासूसी उपन्यास का हीरो प्राइवेट डिटेक्टिव होना चाहिए, इंस्पेक्टर होना चाहिए, सीआईडी का आदमी होना चाहिए, पत्रकार का हीरो का क्या काम। उसके मेरे इस हीरो को बनाने के 20 इयर्स बाद इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म टर्म बनी। उससे पहले कोई इस टर्म को नहीं जानता। बाकी जो है वो मैंने वैरायटी पैदा करने के लिए किया। सुधीर कोहली के बारे में कुछ बताइए मुझे। आपके एक हिंदी के बड़े पुराने लेखक हैं ब्रजेश्वर मदान, आप जानते हैं शायद उनको। वो मुझे कहा करते थे कि जिन दिनों आप सुधीर कोहली सीरीज के उपन्यास लिखा करते थे, उस जमाने में ये कहा जाता था कि जो क्राइम दिल्ली पुलिस नहीं सुलझा पाती है, पाठक जी के नॉवेल, पाठक जी का सुधीर जो है वो उन क्राइम को सुलझा देता है। कहाँ तक सच्चाई है? देखो जी, ऐसा इसलिए नहीं है कि दिल्ली पुलिस ने क्राइम वो सुलझाना होता है जो हो चुका है। मैंने तो क्राइम भी खुद क्रिएट करना है। तो इसलिए मैं तो, मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आपके उपन्यास पढ़ के दिल्ली पुलिस क्राइम सुलझाने निकलती तो शायद ज्यादा आसानी से निकल जाती। ऐसी बात वो उसको, ये इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। दे आर सर्व्ड एज समथिंग व्हिच हैज बीन ऑलरेडी डन। आई स्टार्ट फ्रॉम बैक टू फ्रंट, फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। पहले मैं हाल सोचता हूँ, फिर उसको फिट करने वाला क्राइम सोचता हूँ। पहले बटन हो फिर कमीज हो, मेरा तो ये सिस्टम है। तो मैंने तो क्राइम भी खुद सोचना है, उसका तोड़ भी खुद सोचना है। तो मेरा काम एक तरीके से डिफिकल्ट है। पहले तो मैंने एक परफेक्ट क्राइम कंप्रीहेंड करो,
उसके बाद खुद ही उसका मैंने तोड़ निकालना है। तोड़ भी ऐसा हो जब तक वो सामने ना आ जाए, रीडर को ना सूझे। ये तो ये कहना है ये तो फुस है, कुछ नहीं रखा है इसमें। यही आप जो रहस्य और रोमांच बना के रखते हैं, कहते हैं कि 50 सालों में भी उसका असर कम नहीं हुआ है। आप मेरे को एक बात बताइए, जिस वक्त मैं कलम दवात से वास्ता शुरू करता हूँ, कागज सामने रखता हूँ, उस वक्त मुझे अपनी उम्र सूझ रही होती है। नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि आप 100 साल तक ऐसे ही लिखते रहे। इतने पाठक यहाँ उस वक्त ख्याल भी नहीं आता। उस वक्त एक ट्रांस की हालत में होता है। राइटर और होते हो ना होते हो, मैं ट्रांस की हालत में होता हूँ जिस वक्त। क्या दिनचर्या होती है आपकी? कैसे क्या दिनचर्या होती है? जिन दिनों आप टेलीफोन विभाग में काम किया करते थे, हाँ, उन दिनों क्या दिनचर्या हो, कैसे लिखते थे? तब तो आपके पास समय कम होता होगा। समय करते थे, किस तरह से एडजस्ट करते उसी थे। दौर टाइम को धक्का तो दिया नहीं जा सकता, उसकी अपनी एडजस्टमेंट है। जिस वक्त लोग बीवी बच्चों के साथ होते हैं, औलाद का भविष्य सुधार रहे होते हैं, मैं किताब लिखता हूँ। जिस वक्त वो सिनेमा देखते हैं, मैं किताब लिखता हूँ। जिस वक्त वो सैर कर रहे हैं मौज मस्ती में, मैं किताब लिखता हूँ। तो आई हैव कैश्ड बाई टाइम, आई हैव कैश्ड बाई टाइम। मैं 24 को दिन को 36 घंटे का तो नहीं कर सकता, लेकिन 24 घंटे को अपने ढंग से मैनिपुलेट तो कर सकता हूँ ना। आई परस्यूड ए फुल टाइम जॉब 9 to 6 and I did very honestly, I did my job. कभी छुट्टी तक नहीं ली। उसके बाद लिखने के लिए आपने कभी छुट्टी नहीं हाँ ली? जी। कभी लिखने के लिए कभी ना, ऑफिस में तो ऐसा नहीं है, आप लिखते थे वहां बैठ के? ना जी ना, never. दरियागंज में जब You cannot write a postcard in that atmosphere. नावल लिखना तो बड़ी दूर की बात है, आप चिट्ठी न लिख सके। 200 आदमी एट ए टाइम। हिंदी के बहुत बड़े आलोचक हुए हैं, बहुत बड़े लेखक हैं, नाम यहाँ मैं नहीं लेना चाहूंगा। वो एक बात कहा करते थे, बहुत अच्छी बात मुझे लगी। वो कहते थे कि जब भी मैं हवाई जहाज में सफर करता हूँ तो मैं अंग्रेजी का कोई उपन्यास पढ़ता हूँ, लेकिन जब भी मैं ट्रेन में सफर करता हूँ तो मैं सुरेंद्र मोहन पाठक का उपन्यास पढ़ता हूँ। इसका कारण वो ये नहीं कहते थे कि ट्रेन में सफर करने वाले लोग छोटे उस तरह के होते हैं। ये तो कहते थे कि एयरपोर्ट पे हिंदी के उपन्यास मिलते नहीं हैं, लेकिन माशाअल्लाह आपके उपन्यास एयरपोर्ट पे भी पहुंच गए हैं। खुशी है मेरे को। कैसा लगता है? नहीं, अब पहले जैसा नाक भी नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि पहले उपन्यास जिस कागज में छपते थे वो डिसग्रेसफुल होता था वाकई। अब तो देखिए इतना बड़ा प्रकाशक आपके उपन्यास छाप रहा है। वैसे भी ओवरऑल आपका उपन्यास हार्पर कॉलिंस ने ओवरऑल शक्ल सूरत और इसका सब कुछ बहुत सुधरा है, आगे और भी सुधरेगा। लोग कहते हैं रीडिंग हैबिट खत्म हो रही है, प्रिंट मीडिया पे संकट का साया है। मेरे को तो नहीं लगता जी, मेरे को तो नहीं। रीडरशिप कम तो हुई है, आप ऐसा मानेंगे? कहाँ कम? आपकी रीडरशिप कम नहीं हुई है। वो तो मेहरबानी है, लेकिन एक बात तो सही है कि पिछले कुछ सालों से वो कम इस वजह से लगते हैं कि जो नई रीडरशिप है ना, उसकी परसेंटेज नहीं, मैं रीडरशिप कम होने को दूसरे तरह से देखता हूँ पाठक जी, कि आप अगर ये देखें तो लेखकों की वैसी अब पौध नहीं आ रही है जासूसी उपन्यासों। वो पब्लिशर आने देगा तो आएगी ना। क्यों? राजा राजा मेरठ के पब्लिशर, दिल्ली में बुढ़ारी के जितने पब्लिशर हैं, जो आपको हीरो बनाते हैं, कुछ लोग बैठे हैं 15 साल में कोई नया राइटर पैदा किया हो। क्यों नहीं? मैं यही जानना चाहता हूँ कि क्या समाज में अब उस तरह के जासूसी किरदारों की जरूरत खत्म हो गई है? भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं होता कि कोई नया आदमी कुछ अच्छा कर दिखाएगा। वो कहते हैं अजमाए को अजमाओ, नया को अजमाए। जो इस वक्त जो नए नावल छपते हैं ना, जो बहुत पब्लिशर छाप रहे हैं वो बिस्कुट फैक्ट्री की तरह, उनमें से 75% राइटर ऐसे हैं जो दोबारा नहीं लिखेंगे किताब। वो वन टाइम राइटर है, एक बार उन्होंने अपनी मौज पूरी कर ली, बगल में किताब दबा के घूम गए। नेक्स्ट टाइम में उसमें से 10% हो गए जो दोबारा कोशिश करेंगे, और उनमें कोई कमिटेड राइटर बन जाए जो अपना कैरियर राइटिंग को बना दे, ऐसा आजकल एक भी नहीं है। मैं गारंटी करके कहता नावल लिखने के लिए मैं आपसे अपने से सब बहुत ही दुरुस्त होकर, नावल लिखने के लिए जो मशक्कत करनी है, जो जानमारी करनी पड़ती है, वो आज की पौध कर ही नहीं सकती है। आजकल मौज मस्ती में, इंटरनेट में, केबल में, इन बातों में, मोबाइल में लोगों का ज्यादा प्रेशर है। उनका मेजर चंक ऑफ टाइम जो है उसमें खर्च होता है। लेकिन जो जानमारी का काम है, जो टाइम कंज्यूमिंग काम है, उसको कौन करे? साल में एक लिख लिया, कमाल कर दिया।
तो जो कारोबारी लेखन है ऐसे तो नहीं चलता। उसके लिए तो भट्टी के बिस्कुट की तरह किताब चाहिए, आती रहे। फॉरेन के जो पल्प राइटर है ऐसे ही लिखते थे, हर महीने नावल लिखने वाले हैं, 2 महीने में लिखने वाले तो बड़े बड़े राइटर है। अगाथा क्रिस्टी जैसे राइटर की किताब नौजवानी में जब मैं देखता था 2 महीने में आ जाती थी। आप मुझे आज का कोई राइटर ऐसा बताइए जो साल से कम में एक नावल लिख के दिखाए। तो हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते साल लगाना नावल पे, सारे काम छोड़ के लिखते हैं, वो एक भी काम नहीं छोड़ सकते। वो तो अपना सब कुछ कर लेंगे, तो उसमें से अगर कोई टाइम बचेगा तो उसमें चल भाई थोड़ा ये भी लिख लेता हूँ। हमने तो ये पहले करना है और बचे हुए टाइम के बारे में सोचना है कि इसमें कुछ हो सकता है तो कर ले, नहीं हो सकता तो देखा जाएगा, कल भी आने। तो फिर मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, ऐसी कमिटमेंट होती थी। मैं अकेला नहीं था, और भी थे मेरे जैसे, और भी निष्ठावान लेखक थे, दिल से लिखते थे। आजकल वो रिवाज खत्म हो गया। आजकल लिखना भी एक फैशन है, पिज्जा खाना और किताब लिखना एक ही लेवल के काम हो गए। लेकिन एक चीज है, मुझे शुरू से मैं हिम्मत कर रहा था पूछने की, अब सोचता हूँ पूछ ही लूं आपसे। जब आपको ये कहा जाता है कि आप हिंदी के सबसे लोकप्रिय उपन्यासकार हैं, हाँ, कैसा लगता है? क्योंकि इसके पीछे ये भी चीज मेरे छुपी को होती है कि आप गंभीर लेखक नहीं हैं, आप मेरे को श्रीलाल शुक्ल नहीं है। सर मेरे को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन साथ में अफसोस होता है कि ये गोल्डन फ्रेज मेरे को बहुत पहले सुनने को क्यों ना मिला। जब हर कोई इस बात को तस्लीम करता है कि लोग कहते हैं पुराने नावल मेरे ढूंढ के पढ़ते हैं और ये कहते हैं कि पहले वाले आपसे बेहतर थे, तो ये फतवा मेरे को पहले मिलना चाहिए था, इसमें देर क्यों लगी? आपने कभी ये सोचा नहीं कि कुछ ऐसा साहित्य मैं भी लिखूं जो पाठकों के हाथों से निकल के पुस्तकालयों में भी पहुंचे, लोगों की धरोहर बने, 50-100 साल बाद भी लोग उसको? क्यों नहीं है। जो मैंने विमल सीरीज लिखी है उसके बारे में ये तक फ्रेज मशहूर है मेरी रीडरशिप में कि एक टाइम आएगा कोई मानेगा ही नहीं कि ये एक आदमी ने लिखी। लेकिन विमल तो देखिए, ये तो अपराधी है। आपका बस एक सुनील छोड़ दे, सुनील सीरीज का जो सुनील चक्रवर्ती है, उसके बाद आपके जितने नायक हैं इस पर मैं आपको मोपासा की एक बात सुनाता हूँ। उससे पूछा गया था कि आप जो है खराब औरतों की कहानियां क्यों लिखते हो, तो उसने जवाब दिया था अच्छी औरत की भी कोई कहानी होती है। लेकिन सबसे ज्यादा उपन्यास आपने सुनील सीरीज के लिखे हैं जो अच्छा पात्र था। भाई जासूसी की गुंजाइश हाउसवाइफ में कहां से निकलेगी? व्हाइट कॉलर सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी करने वाले क्लर्क में से कहां से निकलेगी? उसी टाइप के किरदार आप अडॉप्ट करोगे तो जासूसी लाते हैं। ये जो जीत सिंह आपका जो किरदार है, जिसका उपन्यास कोलाबा कॉन्स्पिरेसी है जो आज लॉन्च हुआ है, ये किरदार जो है ये ताले चाबी का मिस्त्री है। जुर्म की दुनिया उसके लिए ऐसा कंबल बन गया था जिसे वो छोड़ता था, लेकिन वो उसे नहीं छोड़ता था। अब देखो इतने ताला चाबी तोड़ने वाला, ये कहाँ इस तरह के कैरेक्टर, इतने भ्रष्ट किरदार को भी मैंने सिंपैथी दिलाई, सिंपैथेटिक कैरेक्टर बनाया। ये कोई छोटी मोटी अचीवमेंट है? तो उसको पढ़ते वक्त लोगों को भूल जाता है इसकी बैकग्राउंड क्या है। लेकिन कभी आपने सोचा नहीं कुछ आदर्श भी दूं पाठकों को? आदर्श की बात तो मैं खुद ही हूँ। अगर आज मेरे को कहे कि जो कैरेक्टर मैंने सेंट्रल कैरेक्टर क्रिएट कर रहे हैं उनमें से तुम कौन बनना चाहते हो, तो मैं ये थोड़ी कहूंगा सुधीर बनना चाहता हूँ या जीत सिंह बनना चाहता हूँ, मैं कहूंगा सुनील बनना चाहता हूँ। वो बात ठीक है, लेकिन जो बात देखो, आई हैव टू प्लीज माई रीडर्स, मैंने उनको सम्मोहित करना है। जो बात उनको स्ट्राइक कर जाए उसको बार बार फॉलो करना है। अब उनको अगर जीत सिंह क्लिक कर गया है तो मेरे को उसको रिपीट करने की मेरी जिम्मेदारी है। लिखने को तो बहुत कुछ है। आई हैव लर्नड ओनली वन लॉट हाउ टू कन्वर्ट टाइम इनटू मनी। आई विल नॉट वेस्ट माय टाइम, इफ आई एम वेस्टिंग माय टाइम आई विल वेस्टिंग मनी। तो उनके पास बहुत टाइम है, वो जाके 10-12 साल बाद धक्के खा सकते हैं, चुरौरी कर सकते हैं, अपनी औकात खराब कर सकते हैं, हमें मंजूर नहीं। उनका बाजार खराब हो गया। लेकिन ओम प्रकाश शर्मा जी के उपन्यासों पर भी ऑफर हुई, एक फिल्म बनी है उनकी, खुद ही मेहरबान कोई आया, पैसा दे गया, ले गया किताब। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसमें क्या किया? मेरे को कहते हैं यहाँ आ जाओ, आई विल नॉट गो टू बॉम्बे ऑन एट एनी कॉस्ट, व्हाई शुड आई बिलोंग टू दिस प्लेस, माई ट्रेड इज हेयर।
People should come to me. Why should I go नहीं, to कोई आपको मन में ये कसक नहीं होती है कि फिल्मों से तो आप और भी ज्यादा पाठकों से जुड़ सकते थे? उसके लिए जो प्रोसेसिंग है वो मैं फॉलो नहीं कर सकता। मैं घर बार छोड़ के मुंबई नहीं जा सकता धक्के खाने। भाई ये फर्क है, ये फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। आप अपने उपन्यास का एक छोटा सा अंश अगर यहाँ पढ़ दें, छोटा पाठकों का बड़ा पढ़ना ठीक भी नहीं होगा, क्योंकि अभी ये उपन्यास किसी ने नहीं पढ़ा। जो अंश मैं शुरू के 2 पन्ने, जो अंश मैं छाटूंगा वो कहानी की पोल खोल देगा। नहीं, आप शुरू के 2 पन्ने बस पाठकों के लिए आपकी आवाज में सुनने, ये मैं पकड़ लेता हूँ। तो मैं ये जेल सिंह का एक लंबा डायलॉग पढ़ रहा हूँ। मैं अभी बड़ी मुश्किल से कोर्ट से डकैती के इल्जाम से रिहा हो पाया हूँ। ऐसा ना हुआ होता तो 5 से 7 साल तक के लिए नपता। अभी यूं समझो कि पहली बार तकदीर को यादा नहीं तो एक बार मेरे नाम को साथी करना सूझा। अब एक लंबा अरसा मेरे लिए जरूरी है कि मैं अपना एक एक कदम फूक फूक कर उठाऊं। कोई ऐसा काम ना करूं जो मेरी खोटी तकदीर का रुख वापस उस अंधेरी खो की तरह मोड़ दे, जिससे बावजूद अपने कुकर्मों के पता नहीं कैसे मैं उभर पाया। इस खोली से कोलाबा तक सोना मड़ी सड़क की तामीर के वैश्य जनून में मैंने जो जो कुकर्म किए उसमें तुम वाकिफ नहीं हो तो मुकम्मल तौर से वाकिफ नहीं हो, लेकिन उन कुकर्मों के हासिल से वाकिफ हो, क्योंकि हासिल मैंने हमेशा तुम्हारी नजर किया, क्योंकि मेरे पर एक बिकी हुई औरत को वापस खरीदने की धुन सवार थी। पुरसुमल से ज्यादा दाम लगाकर वापस खरीदने की धुन सवार थी। 3 किस्तें, हर किस्त पिछली किस्त से बड़ी अदा की थी। चौथी लेकर पहुंचा तो तुमने पिछली भी मेरे मुंह पर मारी, और यहाँ कोई सुष्मिता नहीं रहती। ये मिस्टर चंगुलानी का घर है का तेजाब मेरे पर उंडेल कर अपने बाहैसियत बा साहिब जायदाद खावत की निगाह में अपना किरदार ऊंचा किया और मुझे मौत की राह पर धकेला। हेलो, लेकिन वो जुनून के हवाले बनाया कि कभी किताब पढ़ूंगा। जो कुछ है उसमें से 90% मैंने नहीं पढ़ा। अगर मैं 200 साल और जीऊं तो सारा पढ़ के नहीं मर सकता। इतनी किताबें मैंने जमा कर ली हैं। वो एक देखो, उसका एक रीजन है। मैंने जो 4 पैसे कमाए, औकात बनाई, इसी धंधे से बनाई। अगर इस पर खर्च कर दिया तो क्या प्रॉब्लम है? ना पढ़ूं किताब लानी तो मैं आपको क्या लगता है, आप लोकप्रिय साहित्य के सबसे बड़े जीवित हस्ताक्षर हमारे बीच में हैं, क्या भविष्य इसका दिखता है आपको? मुझे नहीं लगता जासूसी उपन्यासों का भविष्य, आपने खुद कहा कि वैसा नहीं रहेगा। किस रूप में ये धारा बचेगी? Shall I give everybody an honest answer? क्या? मेरा अपनी ये राय है कि जिस दिन मैं नहीं उस दिन ये धंधा नहीं। ये सिर्फ मेरी वजह से चल रहा है। मेरे के बाद कोई जासूसी नावल का नाम लेवा नहीं होगा, ये मैं गारंटी करके कहता हूं। अगर ऐसी बात ना होती तो पिछले 20 साल में कोई नया राइटर पैदा नहीं हुआ। अब तक 20 पैदा हो गए होते और सब पछाड़ रहे होते। जैसे फिल्मों में होता है, जो नया आता है दूसरे की ऐसी तैसी कर देता है। यहाँ तो जहाँ जो बैठा है उसको हिलाने वाला कोई नहीं। ट्रेंड बदल जाता है तो नया ट्रेंड आए। वो नए ट्रेंड में ये नए ट्रेंड की तो मिसाल है ना। किसने कल्पना की थी कभी कि जीत सिंह जैसा आदमी नावल का हीरो होगा? ये नए ट्रेंड की तो मिसाल है। आप देखिए फिल्में कितनी क्रिमिनल्स पे बनती है। हीरो को क्राइम को ग्लोरीफाई करता है। 4 आदमियों को गोली मार देता है तो लोग ताली बजाते हैं, बहुत बहादुरी का काम किया। पहले कहीं होता था ऐसा? सेंसर ही पास नहीं करता था। फिल्मों से आप प्रभावित होते हैं? आपसे फिल्में प्रभावित? मैं फिल्में देखता ही नहीं, आजकल की नहीं देखता। मैं पुराने जमाने की फिल्में देखता हूँ। पुराने जमाने की फिल्मों में भी ताला तोड़ने वाले बहुत सारे रेयर और वो बड़े पैराफर्नियल डिपिक्शन होती थी उसकी। पैराफर्नियल डिपिक्शन वो उसकी लाइफ में इतने गहरे नहीं धंसते थे कि स्याह सफेद सब सामने आ जाए। सेंसर पास नहीं करता। ये जो क्लिनिकल सिस्टम है ना कि सब कोई लॉन्ड्री का धुला हुआ हो, ये 70s तक यही था। साहित्य में भी, फिल्म में भी साफ सुथरा दिखाई देना चाहिए सबको, दाग धब्बा कोई ना हो। अपराधों को छोड़ दे तो बड़े साफ सुथरे होते हैं, उसमें सेक्स का इस तरह का कोई चित्रण नहीं होता। भाई अपराध भी तो इस सोसाइटी का ही देन है, उसको आप गंदा क्यों मानते हैं? आदमी मजबूर होके करता है या कैसे? अखबारों में सर पढ़ा कि एक अपराधी पकड़ा गया या मारा गया, उसके पास से जो चीजें निकली उसमें सुरेंद्र मोहन पाठक का उपन्यास भी था।
आप सबको मालूम है जो यूटीआई बैंक की डकैती हुई थी उसका ऑर्गेनाइजर पकड़ा गया था, तो उसने डीसीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इसने जमीर का कैदी पढ़ के ये किया है, जमीर का कैदी पढ़। अब मेरा काम लोगों को डकैती सिखाना तो नहीं है, उसने सारा नावल पढ़ा होता तो उसकी मजाल ना होती, उस अंजाम तक तो वो पहुंचा नहीं, उसने वो एग्जीक्यूशन वाला हिस्सा पढ़ लिया और उसको अमल कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।